दोस्तों नमस्कार। ईरान ना तो अब 28 फरवरी वाला ईरान है जिस दिन अमेरिका और इजराइल ने हमला किया और एक झटके में आयतुल्ला अली खामनेई को मार दिया और उसके बाद मान लिया कि दरअसल अब सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, सब कुछ उसके अनुकूल हो जाएगा। तो 28 फरवरी वाली स्थिति आज की तारीख में नहीं है। और बीते 47 वर्षों में अमेरिका ईरान को लेकर जिन सवालों को उठाता रहा, वो चाहे वहां के कट्टरपंथी शासन व्यवस्था का जिक्र हो, चाहे इस्लामिक रेडिकलिज्म का जिक्र हो, चाहे ईरान के आश्रय इजराइल की उस सोच को मान्यता देने का खतरा तो नहीं कहें, लेकिन उसके साथ खड़े होने की जो सोच रही, वो सब कुछ बदल चुकी है। दरअसल इस युद्ध ने ईरान को वाकई बदल दिया है और सीजफायर के दौर में ईरान दोबारा अपनी वो ताकत हासिल कर चुका है जो उसने युद्ध में गंवा दी थी। यानी सीजफायर भी ट्रंप के विपरीत हो गया, अमेरिकी सेना के विपरीत हो गया। बंकरों में छुपाए हुए मिसाइल हो या ड्रोन हो, उनको निकाला जा चुका है। और सीआईए की रिपोर्ट अब यह कहने से चूक नहीं रही है कि दरअसल 40% ड्रोन और 60% मिसाइल उसके पास आ चुकी है। यानी एक लंबे युद्ध की दिशा में अगर उसे चलना पड़ जाए तो वो चलता रहेगा और सेना अमेरिका की थकेगी या दबाव अमेरिकी राष्ट्रपति पर पड़ेगा। दरअसल इन्हीं सारी परिस्थितियों को लेकर कल रात व्हाइट हाउस में बैठक हुई। व्हाइट हाउस में लंबी चौड़ी बैठक में कमोवेश हर वो अधिकारी मौजूद था जिसके अपने ऑर्गेनाइजेशन की कहीं ना कोई पहल होर्मुज़ रूट को लेकर हो रही है, ईरान पर हमला करने को लेकर हो रही है, या फिर सीजफायर के दौर में उसकी भूमिका कहीं बड़ी है। तमाम अधिकारियों से घिरे हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इन सब के बीच सीआईए की वो रिपोर्ट जो खुले तौर पर यह अब कहने से चूक नहीं रही है कि ईरान की ताकत लौट चुकी है, ईरान में वाकई परिवर्तन हो चुका है, ईरान के भीतर का कट्टरपंथ कहीं ज्यादा एग्रेसिव हो चुका है। जो बातचीत के लिए आप विदेश मंत्री और राष्ट्रपति या फिर आप संसद के अध्यक्ष को खोजते हैं, उसके कोई मतलब मायने इस दौर में नहीं है, क्योंकि पहली बार ईरान के पास एक ऐसा हथियार है जिस पर वहां की पॉलिटिकल विंग का कब्जा नहीं है, वहां पर आईआरजीसी का कब्जा है, यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का कब्जा उसी पर है। और पूरी दुनिया की बातचीत और दुनिया के तमाम सौदेबाजी या बार्गेनिंग सिर्फ और सिर्फ उसी हथियार यानी होर्मुज़ रूट को लेकर है। तो यह होर्मुज़ रूट की स्थिति ना तो बीते 47 वर्षों में कभी रही और ना ही 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने हमला किया तब यह हथियार ईरान के पास था। यानी नई परिस्थिति ईरान के भीतर और बातचीत की मेज पर लाने के प्रयास, ये दोनों दरअसल दो विपरीत परिस्थितियों के बीच चलती है। और इसीलिए व्हाइट हाउस में कल जब यह निर्णय लेने की सोच भी पैदा भी हुई, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिन में कहा कि आज रात में हमें पता चल जाएगा रास्ता निकलेगा या नहीं निकलेगा, बातचीत होगी या नहीं होगी, और यह मैसेज बहुत साफ आ गया कि होर्मुज़ रूट पूरे तरीके से बंद किया जा चुका है। और जो ईरान की तरफ की प्रतिक्रिया थी उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति कितना चौंके या किस तरीके से उन्होंने इस विस्फोटक स्थिति में खुद को ही शॉक ऑब्जर्वर बनाने की कोशिश की, उससे हटकर महत्वपूर्ण है जो सीआईए की रिपोर्ट कहती है, जो व्हाइट हाउस के भीतर मंत्रणा के दौर में जो डिस्कशंस हो रहे हैं वो अब अमेरिका को इसलिए चौंका रहे हैं क्योंकि सीआईए और मोसाद ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया था, अब वो ब्लूप्रिंट कोई मायने रखता ही नहीं है, क्योंकि ईरान बदल चुका है। और इसका जिक्र ईरान नहीं, सीआईए कर रही है, खुफिया एजेंसीज कर रही है। वो बहुत साफ तौर पर कई बातों का जिक्र कर रही है। पहली बात, अगर ईरान ने न्यूक्लियर हथियार बना लिया तो अमेरिका क्या करेगा? जाहिर है उसके बाद वो हमला कर नहीं सकता है, क्योंकि हथियार और वह भी न्यूक्लियर जिसके पास होगा उस पर हमला अमेरिका कैसे कर सकेगा? और अगर दूसरी तरफ अभी भी वो अगर सक्षम है तो फिर अमेरिका की स्ट्रेटजी मायने रखेगी या ईरान की स्ट्रेटजी मायने रखेगी? यह एक नई सोच है। पता नहीं है कि हथियार न्यूक्लियर
ईरान के पास है या नहीं है, लेकिन वो सक्षम है यह पता है। और अगर उस हथियारों का उपयोग वो कर देता है तो फिर क्या होगा? तो क्या एक स्ट्रेटजी के तहत ईरान इस वक्त एक ऐसे युद्ध को लड़ रहा है जिसमें उसे पता है यह युद्ध किस दिशा में जाएगा, और अमेरिकी राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ इस युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता, इस युद्ध में जीत दुनिया मान ले, इसकी सोच, और होर्मुज़ रूट के आश्रय जो ग्लोबल एनर्जी का संकट गहराया है उसका समाधान, यही तीन सोच उनके सामने इस वक्त है। लेकिन ईरान की स्ट्रेटजी क्या कहती है? क्योंकि अमेरिका इजराइल की समूची रणनीति धरी की धरी रह गई और सारी योजनाएं उलट पुलट गई जैसे ही एनर्जी क्राइसिस और ग्लोबल इकोनॉमी के आश्रय होर्मुज़ रूट का जन्म हो गया। और यह किसी को पता नहीं था कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला यह होर्मुज़ रूट अमेरिका और डेवलप कंट्रीज की इकोनॉमी को डगमगा सकता है, दुनिया के सामने एनर्जी का संकट खड़ा कर सकता है। तीसरी परिस्थिति थी, क्या वाकई अमेरिका इससे टकराने की कोशिश भी कर सकता है? यह सवाल इसलिए बड़ा था क्योंकि अब अमेरिकी जहाज जो है वो पहले सुएज नहर से घुसते थे और रेड सी के होते हुए वो पहुंच जाते थे होर्मुज़ के करीब, लेकिन अब वो पूरा चक्कर लगा रहे हैं अफ्रीका का, और पूरे चक्कर को लगाकर वो पहुंच पा रहे हैं होर्मुज़ रूट तक। क्योंकि इस दौर में हुती लड़ाकों ने कह दिया, अगर नाकेबंदी जारी रही जिसका जिक्र ईरान कर रहा है और वो मान रहा है कि यह सीज फायर का उल्लंघन है, तो फिर हम भी चूकेंगे नहीं। कमोवेश इसी बात का जिक्र हिजबुल्लाह कर रहा है, और हिजबुल्लाह ने तो एक और संकेत दे दिए, अगर लेबनान के राष्ट्रपति बातचीत के लिए जाते हैं तो तनाव समाज के भीतर बढ़ जाएगा लेबनान में। बेरूत में हो रहे प्रदर्शन को मत देखिए, इस दौर को देखिए कि लेबनान सीज फायर चाहता था, इजराइल ने सीज फायर किया अमेरिकी दबाव के बाद, लेकिन इस सीज फायर को लेकर हिजबुल्लाह की सहमति नहीं है, या हिजबुल्लाह इस सीज फायर को भी उस हथियार के तौर पर देखना चाहता है जहां वो खुद को भी उसी ताकत की परिस्थिति में ले आए जो युद्ध शुरू होने से पहले उसकी ताकत थी। और उस ताकत को इजराइल ये मानकर चल रहा था कि 80% ताकत खत्म हो गई जब उसने पिछले साल जून के महीने में हमला किया था, लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ तो हिजबुल्लाह जिस ताकत के साथ आया इसकी कल्पना इजराइल ने भी की नहीं थी, और इस सीजफायर के दौर में उसने खुद को खड़ा किया। और अब इजराइल के साथ जब 10 दिन का सीजफायर हुआ तो यह भी उनके लिए ठीक उसी तरीके से लाभदायक हो गया जैसे अमेरिका का सीजफायर ईरान को दोबारा उस स्थिति में लाकर खड़ा कर चुका है। इसके बाद की स्थिति है, तो क्या ईरान इस युद्ध में एक ऐसी योजना के साथ उभर सकता है जहां पर ईरान के भीतर कट्टरपंथी धार्मिक सरकार होगी? उस धार्मिक सरकार, कट्टरपंथी धार्मिक सरकार के अपने परमाणु कार्यक्रम होंगे, यानी किसी भी प्रतिबंध के बावजूद अपने विरोधियों को वह दूर रखने के लिए कोई भी नया प्रयोग कर सकता है क्या? बात इस दिशा में अगर CIA की रिपोर्ट कहने लग जाए और व्हाइट हाउस में यह चर्चा शुरू हो जाए, तब दो सवाल और बड़े हो गए। यानी अब हर कोई जानता है कि भविष्य में संघर्ष तो ईरान से जब जब होगा तब तब ईरान होर्मुज़ रूट बंद करने की रणनीति अपनाएगा, यानी उसके पास एक नई रणनीति है और जिसके लिए उसको उतने हथियारों की जरूरत नहीं पड़ेगी जितने हथियारों की जरूरत 28 फरवरी को हमले के तुरंत बाद थी, क्योंकि सवाल पूरे ईरान का था। यह बिल्कुल नई रणनीति और नई स्थिति ईरान के पक्ष में है, इसको खुफिया एजेंसी अमेरिका की मान रही है। और दूसरी परिस्थिति है कि इजराइल इस हकीकत को अब मानने लगा है और उसके अपने मिलिट्री के अधिकारी भी यह सोचने लगे हैं और कहने लगे हैं, भूगोल नहीं बदला जा सकता। युद्ध तो लड़े जा सकते हैं, जीता हारा जा सकता है, लेकिन आप भूगोल बदल नहीं सकते हैं। और इस ज्योग्राफी यानी भूगोल का मतलब है वही होर्मुज़ रूट, वही खार्ग आइलैंड, और उन्हीं परिस्थिति में ईरान की वह कोस्टलाइन जिसके आश्रय वो दुनिया से जुड़ा हुआ है या दुनिया किसी से नहीं जुड़े, इसकी व्यवस्था वो कर चुका है। शायद इसीलिए कल अमेरिकी राष्ट्रपति ने
व्हाइट हाउस की बैठक के बाद जिन बातों का जिक्र किया, वो बातचीत सिर्फ और सिर्फ पुरानी परिस्थितियों को बतलाने भर की थी। वह भूल चुके थे कि दिन में उन्होंने कहा था रात तक में हमला कर देंगे। वह भूल चुके थे कि दरअसल ईरान के पास ताकत दोबारा लौट आई है, बावजूद इसके ईरान का सब कुछ हमने खत्म कर दिया, ये बतलाने से वो नहीं चुके। और अधिकारियों की पूरी फौज जो खड़ी थी उनके पीछे खामोशी के साथ सब कुछ सुन रही थी। और अमेरिकी राष्ट्रपति उन्हें भी अपने संवाद में यह सोचकर शामिल कर रहे थे, आप भी थोड़ा डांडस तो बंधाइए, मजबूती तो दीजिए, जिससे लगे मैं सिर्फ अकेला नहीं हूं। They got a little cute as they have been doing for 47 years. Nobody ever took them on. We took them on. They have no Navy. They have no Air Force. They have no leaders. They have no nothing. Actually, their leaders are, it is regime change. You call that enforced regime change. But we're talking to them. They wanted to close up the strait again, you know, as they've been doing for years. And they can't blackmail us. In fact, going actually along very well, and we'll see, but we'll have some information by the end of the day. We're talking to a lot of people. A lot of our people have been killed. A lot of your fellow soldiers have been killed over the years by Iran. The roadside bomb. Soleimani, I killed Soleimani. Thank you for that. He was making the explosive form penetrators. They're making them in Iran, bringing them to Iraq, and blasting through the vehicles. Well, he was the father of the roadside bomb, essentially, and he killed a lot of people. And when you see soldiers or others, but soldiers generally walking around with no legs, with no arms, a face that's been smashed, that was Soleimani, that was Iran that did that. आप कह सकते हैं हर दिन एक अल्टीमेटम और अल्टीमेटम से पीछे खिसकने की परिस्थिति, लेकिन उसके आगे की सोच यह है कि अगर अमेरिकी खुफिया एजेंसी के पास भी नई नई जानकारियां यह सोच कर आ रही है कि अमेरिका युद्धरत है, बावजूद इसके उसका युद्ध में शामिल होना उसके लिए कोई फायदेमंद निकल नहीं पा रहा है। और शायद इस मर्म को अब खुले तौर पर ईरान कहने से चूक नहीं रहा है। इसमें दो मत नहीं कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो सोचते हैं, जो संवाद बना रहे हैं, उसके पीछे सुप्रीम लीडर की सोच है। और दूसरी तरफ जो मध्यस्थता के लिए जो विदेश मंत्री की मौजूदगी है, संसद के जो अध्यक्ष है उनकी आवश्यकता है, विदेश राज्य मंत्री यानी दूसरे नंबर के जो मंत्री हैं वो जो सोच रहे हैं, या राष्ट्रपति जो सोच रहे हैं, अब उनकी जुबां पर वही शब्द हैं जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कहेंगे। और शायद यही वजह है अब खुले तौर पर कल रात की परिस्थितियों के बाद जब होर्मुज़ रूट बंद कर दिया गया, तो उसके बाद गलीफाफ क्या कहते हैं? वह खुले तौर पर कहते हैं कि हालात बिगड़ सकते हैं। वह खुले तौर पर कहते हैं हमारी सेना पूरे तरीके से तैयार है। वो खुले तौर पर कहते हैं कि अगर ईरान के जहाज होर्मुज़ से नहीं गुजर पाए तो किसी और देश के जहाजों को भी गुजरने नहीं दिया जाएगा। यानी नाकेबंदी का गलत फैसला अमेरिका ने लिया है। यह फैसला लापरवाही भरा है। इस बात का जिक्र अब ईरान खुले तौर पर कर रहा है। जो कदम अमेरिका उठा रहा है वो तनाव बढ़ाने वाला है। बातचीत को अगर हम तैयार होते भी हैं तो इसका मतलब यह मत मान लीजिएगा कि हम कमजोर हो गए हैं। यानी एक नई परिस्थिति में अगर कहा जा रहा है तो उसके पीछे रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का वो पूरा घेराबंदी है जो उन्होंने होर्मुज़ रूट पर कर लिया। इसीलिए अमेरिका का जो सुपर कैरियर जिब्राल्टर है, जो पहले भूमध्य सागर सुएज नहर होते हुए रेड सी पहुंचता था, अब अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर ईरान के करीब पहुंच रहा है। यही स्थिति अब जॉर्ज बुश यूएसएस जो है, या फिर कहें जो जिब्राल्टर है, उसके साथ साथ वहां पर जो भी जहाज मौजूद है वो कमोवेश इसी दिशा में जा रहा है। इसमें भी दो मत नहीं कि होर्मुज़ रूट पर आवाजाही रुकी है तो ग्लोबल ट्रेड जो है उसमें 10% शुरू में प्रभावित हुआ, जो बढ़ते बढ़ते लगभग 32% तक चला गया। सिर्फ तेल को लीजिएगा तो 60 से 70 लाख बैरल प्रतिदिन जो जाता था वो नहीं गुजर पा रहा है। यानी इन सब के बीच झटका पूरी इकोनॉमी को लगा है। लेकिन सवाल यहां उस युद्ध का है जिसमें व्हाइट हाउस कुछ और सोचता है। और रेवोल्यूशनरी गार्ड के निर्देश के बाद अब जो मध्यस्थता करने वाले पॉलिटिशियंस हैं वह भी कह रहे हैं कि दरअसल अमेरिका फर्स्ट जी नहीं, इस युद्ध को आप अमेरिका फर्स्ट के तौर पर मत देखिए, यह दरअसल इजराइल फर्स्ट है।
और इजराइल फर्स्ट को मान्यता नहीं दी जा सकती है, ना ईरान दे सकता है, ना वेस्ट एशिया दे सकता है, ना ही मिडिल ईस्ट के कोई भी देश दे सकते हैं। खुले तौर पर इस बात का जिक्र व्हाइट हाउस की सोच से ठीक उलट ईरान अब करने लगा। اشتباه میکنن. اون بحثی که من هشتگی که میگفتم الان این دولت مدعی اول آمریکا ولی در عملا شده اول اسرائیل، چون با اطلاعات غلط او با طراحی او تصمیم میگیرن. پس این نکته رو میخوام بگم. چرا الان من بعضا از عزیزانمون میشنوم، حتی بعضی رسانه ملی خودمون اینطوری میگن که ما در واقع همه قدرت نظامی اونا رو نابود کردیم، بریم بقیه‌اش هم نابود کنیم، مذاکره نکنیم. तो क्या मामला सिर्फ इतना भर है कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अब ईरान के भीतर के गवर्नेंस को, सरकार के निर्णयों को, बातचीत की मेज पर जाना है या नहीं जाना है इसको लेकर और होर्मुज़ रूट पर पूरे तरीके से अपना नियंत्रण बना लिया है? और उस नियंत्रण का मतलब बहुत साफ है कि ईरान अब उस रास्ते चल निकलना चाहता है जहां पर यह युद्ध चाहे दुनिया के सामने उसकी जिंदगी जीने का हिस्सा ही क्यों ना हो जाए। यह बात इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि सीआईए की रिपोर्ट जो हमने शुरू में जिक्र की उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि पर्याप्त भंडार जो युद्ध विराम के तुरंत बाद उन्होंने गुफाओं और बंकरों में दबे लगभग जो सिस्टम थे, 100 से ज्यादा सिस्टम थे, उसको खोदकर निकाल लिया है। उसमें जाहिर है लॉन्चर भी है, उसमें युद्ध पूर्व स्तर के 60% ताकत के लौट आने का जिक्र है। यानी अमेरिकी नाकेबंदी ने अगर समुद्री रुकावट 90% पैदा कर दी है, $340 बिलियन पर डे की परिस्थिति में नुकसान हो रहा है, तो नाकेबंदी की स्ट्रेटजी अमेरिका के अनुकूल नहीं, ईरान के अनुकूल है। यह रेवोल्यूशनरी गार्ड का खुले तौर पर मैसेज है। और अब इसी बात को आगे बढ़ाने की स्थिति, यानी बातचीत जो बुधवार तक की तारीख मानी जा रही है, उससे पहले ही कमोवेश नजर आने लगा और इसीलिए एग्रेसिव रुख रेवोल्यूशनरी गार्ड ने यह कहकर उठाया है कि असल में अमेरिका की स्थिति नाजुक है। ईरान इस मर्म को पकड़ रहा है कि सवाल अब नाटो और यूरोपियन कंट्रीज का नहीं है, सवाल उस इकोनॉमी और उस युद्ध का है जो दोनों जुड़े हुए हैं अमेरिका के साथ, जबकि ईरान के साथ इस वक्त होर्मुज़ रूट के लिए बातचीत करने के लिए दुनिया के दूसरे देश तैयार हैं। ईरान की इकोनॉमी को साधने के लिए रूस और चीन और बाकी मिडिल ईस्ट के देश तैयार हैं, क्योंकि सभी की इकोनॉमी अगर इस होर्मुज़ रूट से जुड़ चुकी है तो ईरान को कोई नुकसान नहीं होगा। यह मैसेज अब वो खुले तौर पर देने से कतरा नहीं रहा है। और इसीलिए उसका आर्गुमेंट बहुत साफ है कि जो नियंत्रण है उसमें मैक्सिमम ड्रोन और लघु श्रेणी की जो मिसाइलें हैं वो सब कुछ तैनात होर्मुज़ रूट पर कर दी गई है, यह रिपोर्ट सीआईए कहती है। इसीलिए जो ईरान के भीतर के अंतर्विरोध ये सोच कर निकल कर आए कि विदेश मंत्री ने कहा होर्मुज़ रूट खुल गया, 1 घंटे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा होर्मुज़ रूट हमने खुलवा दिया, उसके अगले घंटे ही आईआरजीसी ने कहा होर्मुज़ रूट बंद है। अमेरिकी राष्ट्रपति को कहना पड़ा होर्मुज़ रूट अगर बंद कर दिया गया है तो फिर आपको भुगतना होगा, हम तैयार हैं, हमले कर सकते हैं। और उसके बाद रेवोल्यूशनरी गार्ड ने जब मैसेज दिया युद्ध की परिस्थितियों के बीच हमारी तैयारी क्या मायने रखती है, और ये कहने के बाद जब सीआईए की रिपोर्ट उसी व्हाइट हाउस में रखी गई तो अमेरिकी राष्ट्रपति का रुख एक झटके में बदल गया। एक क्षण के लिए होर्मुज़ रूट की उन तमाम परिस्थितियों को देखने के लिए अलग अलग मैप्स या अलग अलग ग्राफिक के जरिए जरा समझ लीजिए। तो यही होर्मुज़ रूट है जो ईरान के न्यूक्लियर इनरिचमेंट को भी बचा लेगा। ये वही होर्मुज़ रूट है जिस पर
सैंक्शंस को लेकर जो अमेरिका चाहता है वह भी उसको पलटना पड़ेगा। यह वही होर्मुज़ रूट है जिसमें युद्ध में हुए खर्चे की भरपाई मिडिल ईस्ट के देश यानी खाड़ी देश कर सकते हैं। यह 3 सवाल जहन में रखिए, क्योंकि इन्हीं तीनों सवालों के इर्द गिर्द ईरान का भविष्य टिका हुआ है और उस 3 सवालों के दायरे में ढाल इस वक्त होर्मुज़ स्ट्रेट है यानी होर्मुज़ रूट है। तो एक सवाल पहला, न्यूक्लियर हथियार दूर की गोटी है, इनरिच यूरेनियम का ट्रांसफर अमेरिका नहीं हो सकता है, यह मैसेज खुले तौर पर यह होर्मुज़ रूट दे रहा है। जो दूसरी परिस्थिति है, जो सैंक्शंस लगाए गए हैं वो सैंक्शंस हटाने ही होंगे, क्योंकि अगर आप दुनिया के सामने होर्मुज़ रूट पर कब्जे करने के बाद यह कह रहे हैं कि यह इकोनॉमिक टेररिज्म है, तो फिर सैंक्शंस क्या हैं? यह सवाल ईरान का है। और तीसरा सवाल है, जो अभी तक खाड़ी देश जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे या अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका के साथ उन्होंने जो समझदारी पूर्ण डिफेंस डील की हुई थी, वह समझदारी इस युद्ध में गायब हो चुकी है। और खुद अमेरिकी राष्ट्रपति भी यह इंडिकेट करने से चूक नहीं रहे हैं कि दरअसल अगर भरपाई युद्ध की ईरान को करनी पड़ जाए तो यह मिडिल ईस्ट के देशों को ही करनी होगी, जिनकी पूरी इकोनॉमी, जिनकी पूरी एनर्जी, जिनका पूरा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अन्यथा वो अल्टरनेटिव की दिशा में जाएंगे तो वो वक्त और पैसा दोनों इतना ज्यादा लगेगा कि वो अपनी इकोनॉमी भी संभाल नहीं पाएंगे। यानी इस पूरी परिस्थिति में सवाल अब बातचीत की मेज पर जाने का नहीं है, उस बार्गेनिंग का है, और उस बार्गेनिंग के जरिए इस युद्ध से निकलने के रास्ते हैं, या युद्ध के आसरे होर्मुज़ रूट के जरिए वर्ल्ड इकोनॉमी को प्रभावित करते हुए कहीं ज्यादा अपनी सौदेबाजी को बढ़ाने की सोच है। कमोवेश इसकी 2 ही वजह है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति को CIA की रिपोर्ट माननी पड़ रही है, और दूसरी तरफ अभी तक ईरान के भीतर जो गवर्नेंस के तौर तरीके थे वह पूरे तरीके से बदल चुके हैं, और कट्टरपंथी धार्मिक सरकार अब तय कर रही है न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेकर, सैंक्शंस को लेकर, मिडिल ईस्ट के देशों के साथ बायलैटरल रिलेशन को लेकर, और होर्मुज़ रूट को भी लेकर। यह गले की फांस व्हाइट हाउस के गले में ही फंस चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।